उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए अपने साथ ले गए। जब 5 लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उसका छठा दोस्त भी आ गया, मगर वह जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को सब करने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी न कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र में निकल पड़ी थी। मैं रात के 12 बजे से वह छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी और एक के बाद एक 2 लड़कों ने मुझे नोच डाला। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपने मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़े का होश था और ना ही मेरे जिस्म पर उठने वाली दर्द का। 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। सोचकर यह मेरी आत्मा कांप रही थी। और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत की वजह से कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वाले की ख्वाहिश ही मुझे उस रास्ते पर ले आई जहां मैं एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने के लिए हामी भरी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ी थी वहां मुझे फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों ने लम्हे में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। यह काफ़ी दफ़ा था जब मुझे अपनी किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर आ गया। मैं गहरी सांस भर निकल मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। वह फौरन ही मेरे पास से चला गया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर निकालने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। मैं बार बार उसे दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक अपनी वह प्यास बुझाता रहा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां जख्म मौजूद न हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जुल्म करके मुझे जख्मी कर दिया। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बना रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया, और आता भी क्यों, उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल रहे थे और यह एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश में नहीं था। खुद से करवटें बदलने के अब मैं काबिल नहीं रही। ऐसा तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझे इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम जूही है और मेरी सिर्फ 21 साल उम्र थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन भी कुछ नहीं होता। लोग बीएड करके डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं था और न ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने मेरी कमर तोड़ दी थी। बाबा अकेले ही कमाने वाले थे। हम 3 बहनें थी और ब्याही भी नहीं थी। पढ़ी लिखी मैं थी, कमाने का जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया था कि बाबा कितने जतन के साथ हमारे लिए रोटी कमाते।
मैं हमेशा बाबा से नाराज रहती कि वह हमारी खुशी पूरी नहीं करती। मेरी नाराज़गी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वह बड़ी मेहनत से मुझे पुकार कर कहते कि जूही बेटी, तुम फिक्र न कर, एक दिन तेरे भी भाग जग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में नज़र आता ही नहीं। और फिर एक दिन बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब सुबह यह बात खुली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वह हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रें और रोटी जैसे बुनियादी ज़रूरत से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के बाद कुछ दिन तक तो आस पड़ोस लोगों ने हमारी मदद की, लेकिन आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा। और मुझे समझ में आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते। मैं स्कूलों के बीच चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मुझे आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6000 मिलते थे, जिसमें घर के बिजली ही चुका पाती। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी न मिली, तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए से मुझे एक पिज्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शख्स एक भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ पिज्ज़ा हाउस, जहां हर वक्त मर्दों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती, काले रंग का फाइटिंगदार पेट को मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज्ज़ा हाउस का नाम लिखा था। और मुझे अगले दिन से नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडल सी लड़की वेतन के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए और बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अजीब मुश्किल काम था। बाबा की मर्जी थी कि मैं कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई। और पिज्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतनी तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। मैं वहाँ से घर वापस आई तो मेरी माँ दरवाजे पर परेशान ही खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई। वह तो रोते हुए कहने लगी, बेटा, बिजली की मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई। माँ के आंसू मेरे लिए फैसलों को बहुत आसान कर दिया। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा सहारा है और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है। इसलिए मैंने हाँ सर में हिला दिया और मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक था। यह बात मैं बड़ी मुश्किल से माँ को बताई। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वह हैरत में आ गई और मुझे देखने लगी। यह कौन सी कंपनी है जहाँ यह वक्त पर काम पर बुलाया जाता है? मैं झूठ कह दिया, यह मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने मेरे आगे अब कोई और सवाल नहीं किया। मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजे ही मैं पिज्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यह यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्ज़ा हाउस में जाकर बदल दिया। मैनेजर ने मुझे पिज्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसे मुंह उठाकर आई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई,
क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाया। वह बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। उसके बाद जब मैं आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान हो गई। मुझे मालूम था, वरना काम करने तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही यहाँ काम पर रखते हैं। मैं जान गई थी यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत भारी था। मैं 3 बजे दरवाजे पर खड़ी थी। आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम थी और ज़्यादातर मर्द ही आते। रात तक मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बस के धक्के खाते हुए घर पहुँचना था। 12 बजे के करीब घर पहुँची। माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ तड़पते तड़पते मैं कब नींद में आ गई मुझे पता नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ऑर्डर लेने के काम दिया गया। वह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझ पर सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। यह पिज्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यह नौकरी करते करते महीना हो गया। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला करना। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात तो यह थी कि तनख्वाह से हटकर 1 महीने में टिप से काफ़ी पैसा जमा हो गए। मैं उन पैसों से बिजली का बिल पे किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पिज्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उसके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती। वह पाँचों 24-25 साल की नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करती। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक ने मुझसे पूछने लगा, तुम यह बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा नहीं, अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठे। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं अपना ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई न कोई मुझे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। पलक झपकते ही वक्त गुजर आया और फिर माँ एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैं घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारियां का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले, कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपये तो लोन मिल ही जाएंगे, तो तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 25 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी, लेकिन अपनी माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपये मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकते हुए उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़कों ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगे कि क्या बात है जूही, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बताया कि बड़ी बहन की शादी करनी है
और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसाला बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को भी यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई करती, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज कर नाम पर एक लंबी लिस्ट जारी की है, और अगर मैं खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, न जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन के लिए एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी बात ने मेरा दिल दुखा दिया। वह ठीक ही कह रही थी, अगर बाबा जिंदा होते तो उन्हें मिन्नत ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। माँ की आंखों में तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैं माँ को गले लगाया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मैं खुद ही नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया बाकी औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलादों को ज़िंदगी के सारे सुख देता है, और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने पिज्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात भी की, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन पर गिर गई। वह लड़के अभी रोज़ाना पिज्ज़ा हाउस आते। मैं उनका आर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल भी उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू आ गए। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। न चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगे, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन वे पाँचों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की ऑफ़र कर दी। मैं उनकी तरफ देख ही रही थी। वह कहने लगे, 1 लाख रुपये देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके बदले कुछ चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझे क्या काम हो सकता है, यह बात मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने फ़ौरन ही घबराकर कहा, मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। पर हंसकर कहने लगे, हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या न करना आपकी मर्जी है। लेकिन आज की दौर में 1 लाख रुपये आपको कौन देना चाहे, वह आपका करीबी रिश्तेदार क्यों न हो। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतज़ार में थी। माँ ने बताया कि दीदी से ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं, पर वह दीदी के साथ साथ छोटी का भी रिश्ता तय करना चाहते हैं और इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएगी। छोटी का रिश्ते का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था और माँ मुझे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। फिर मैं भी दीदी का ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दूल्हा विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने 5 लड़कों से हामी भर ली। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगे। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया
कि साल की आखिरी की वजह से कंपनी बहुत काम है, पर मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मुझे उनकी बात मानने में मंजूरी करनी होगी। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से लटपट और मैं अपनी ज़िंदगी के शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपनी बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालात कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं उस बिस्तर पर दम तोड़ देती। मैं माँ को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही उठाया और उसके दोस्त जो लाख रुपये लेकर मुझे दिए, और वह 5 ही बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी ठीक होने पर मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ में आ गई, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी और यह यकीन दिलाया कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के के फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात तो मैं अच्छी तरह जान गई थी, आज की दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने की बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़रों से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालात में अपने घर से निकलती है, चाहे वह फिर तंग कपड़े पहनकर किसी पिज्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।